हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में टीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले टीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे एनुअल क्रेडिट सेल्स दे रखा है 12,80,000, डेटर्स दे रखा है आपको 1,60,000 और आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल्स दे रखा है आपको 12,80,000 अपॉन एवरेज डेटर। एवरेज डेटर जो है वो आपको दे रखा है 1,60,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देंगे, 16 कम 16, 16 अट्ठे 128। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस 8 टाइम्स का क्या मतलब है? 8 टाइम्स का मतलब है कि फर्म कन्वर्ट्स इट क्रेडिट सेल्स इनटू कैश 8 टाइम्स इन अ ईयर। यानी कि ये जो फर्म है वो अपने क्रेडिट सेल्स को कैश में कन्वर्ट कर सकती है 8 बार एक साल में। समझ आए? तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 8। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। आपसे अकाउंटिंग प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपने अकाउंटिंग प्रोसीजर देखा है कि सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसी को आपको करेक्ट सीक्वेंस में करना है। तो सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले प्राइमरी रिकॉर्डिंग की जाती है जिसको हम बोलते हैं जर्नल। प्राइमरी रिकॉर्डिंग क्या होता है? जर्नल, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। फिर होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? जो भी अकाउंट्स हैं उसको हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं उसका, जैसे सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं जिसको हम लेजर बोलते हैं। उसके बाद आता है समराइजेशन। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसे समराइजेशन कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स आपको पता ही है, जिसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनली बैलेंस शीट बनाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं आगे। फिर से आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड। और एक्स जो है वो पैसे निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है 3,000 रुपए एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज टू एक्स एट द एंड ऑफ ईयर। रेट दे रखा है 12% पर एनम। तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। तो सबसे पहले टोटल ड्रॉइंग निकाल लेते हैं। देखिए हर महीने की शुरुआत में कितना निकाल रहा है? 3,000 रुपये निकाल रहा है। और एट दी एंड हमें बताना है कि साल के अंत में कितना निकालेगा। तो 12 महीना होता है तो 12 तिया 36, यानी टोटल जो ड्रॉइंग्स ये कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है पैसा, 36,000 रुपये कर रहा है। रेट दे रखा है 12%। एवरेज पीरियड आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपको एवरेज पीरियड निकालना होता है, और मैंने शॉर्टकट भी बताया था। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक्स विड्रॉज 3,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ कर रहा है तो 6.5 ये होगा एवरेज पीरियड। अगर मिड में निकाल रहा है तो 6 होगा, और एंड में निकाल रहा है तो 5.5 होगा। तो यहाँ पे बिगनिंग में कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 6.5 डिवाइड बाई 12। तो 12 से 12 चला गया, 2 जीरो यहाँ कट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। 65, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 जा 30, 3 6 6 36, 3 39, 5 3 15, 36 18 1 19, 0 9 5 14 और 9 3 12 1 13 2। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, IOD जिसको बोलते हैं। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं आगे। कंट्रीब्यूशन मीन्स।
आपको बताना है कि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखिए, जब भी हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं CVP एनालिसिस, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। कंट्रीब्यूशन हमें ये बताता है कि हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है टू कवर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, और उसके बाद टू जनरेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है। तो वैसे तो कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SP माइनस VC, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि यहाँ पे दिया नहीं। तो ये जो है वो अपवर्ड जो फॉर्मूला होता है, एक डाउनवर्ड फॉर्मूला भी होता है, जो मैं आपको अभी करके बताता हूँ। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सेल्स जो है वो 6 लाख है, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मान लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट आपका 2 लाख रुपए है, तो 4 लाख रुपए क्या हो जाएगा आपका, ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। यही फॉर्मूला हमने लिखा था यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू SP माइनस VC, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। मान लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है 1 लाख है, समझने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, 3 लाख। 3 लाख ये आपका प्रॉफिट है, मैं लिख देता हूँ पूरा। वैसे प्रॉफिट को सिर्फ P भी लिख सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं कि BIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 3 लाख रुपए आ गया। तो ये देखिए एक अपवर्ड फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन निकालने का। यहाँ पे देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो भी आपका कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। एक डाउनवर्ड फॉर्मूला होता है जिसमें कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला ये है, ये आपने देखा। दूसरा फॉर्मूला ये, अब देखो कैसे निकला है। फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा, 1 लाख। प्रॉफिट कितना है, 3 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना दिया गया यहाँ पे, 4 लाख। ऐसे भी निकल के आ गया, समझ में आ रहा है। तो चाहे आप इसको प्लस कर लो तो भी निकल आएगा, या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लो तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में दिया गया है। देखो डी वाले ऑप्शन में फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दिया गया है। तो यहाँ से आप सारा कंट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने फिर से कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे सेल्स दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। सेल्स कितना दे रखा है, 4,80,000। ओपनिंग स्टॉक है 72,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 90,000। और आपको दे रखा है द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 25%। यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कॉस्ट पे कितना है, 25% है। आगे कह रहा है कि आपको परचेस का अमाउंट बताना है, परचेस कितना है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से बना लेते हैं। सेल्स की वैल्यू दे रखी है, लिख लेते हैं। सेल्स कितना है, 4,80,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 72,000, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आपको 90,000 दे रखा है, ठीक है। 90,000 क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक 72,000 दे रखा है। आपको परचेज निकालना है, यही आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, क्योंकि यही कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है कि 25% ऑन कॉस्ट, ये क्वेश्चन में कह रखा है। तो 25% ऑन कॉस्ट का क्या मतलब है, 1/4 ऑन कॉस्ट, ये कह सकते हैं हम। और 1/4 ऑन कॉस्ट को हम बोलते हैं 1/5 ऑन सेल। ये चीज आपको समझना होगा। तो सेल कितना है, 4,80,000 है, इसका 1/5 कर देंगे। तो 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 000, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 96,000। इसको ऐड कर लेंगे, राइट साइड वाला 000 हो जाएगा, फिर एक और 0 हो जाएगा, फिर 8 8 16 1 17 4 1 5, 5,70,000 माइनस कर देंगे इधर, यहाँ पे 000 हो जाएगा, 6 2 8, फिर 9 7 16, ठीक है। माइनस कर देते हैं 000, 10 में से 8 गया 2, फिर 6 में से 6 गया 0,
5 में से 1 गया 4, तो परचेज हमारा कितना आ जाएगा 4,02,000। टोटल आप करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, 5,70,000 हो जाएगा, यहाँ भी 5,70,000 हो जाएगा। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल जिसको कहते हैं वो पूछ लें, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे इसमें, ठीक है, इसमें से परचेज ऐड करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अगर मान लीजिए अलग से पूछता है तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 72,000, परचेज कितना है 4,02,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 90,000। सॉल्व कर लेंगे तो 3,84,000 आ जाएगा। अगर आपसे कॉस्ट ऑफ सेल्स या इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर ये भी पूछ ले तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप परचेज की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको सिर्फ परचेज पूछ रहा है, तो परचेज कितना हो जाएगा 4,02,000 रुपये। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं आगे। द कॉस्ट इंकर्ड इन द पास्ट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय अ करंट डिसीजन इज रेफर्ड एज। आपको बताना है ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो पास्ट में इंकर्ड हो गया है, यानी खर्च हो गया है, और आज के करंट डिसीजन में वो प्रभावित हमें नहीं कर रहा। आपके ऑप्शन है संक कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो एक एक टर्म को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए संक कॉस्ट का क्या मतलब है, डूबी हुई लागत, यानी हम जो पैसा ऑलरेडी हमने स्पेंड कर दिया पास्ट में और उसे हम रिकवर नहीं कर सकते, तो उसे हम संक कॉस्ट कहते हैं। और ये आज के करंट डिसीजन में हमें प्रभावित नहीं करता, एक तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता या अफेक्ट नहीं करता हमें करंट डिसीजन को लेने में। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लेते हैं कि कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया है, मान लेते हैं कि एक कंपनी जो है उसने 10 लाख रुपए जो है वो एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया है इन द फॉर्म ऑफ कोई मार्केटिंग कैंपेन। मान लेते हैं कि कोई मार्केटिंग कैंपेन उसने किया ताकि वो सेल्स को ज़्यादा बढ़ा सके, लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ कि जो कैंपेन उसने रन किया था 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का, उससे कोई भी फर्दर सेल्स जो है वो जनरेट नहीं हुआ। तो क्या कंपनी इस जो कैंपेन है उसको कंटिन्यू करेगी कि उसने पहले ही पैसा खर्च कर दिया है? तो आंसर है नहीं। तो ये जो 10 लाख रुपए है उसे हम संक कॉस्ट कहेंगे, डूबी हुई लागत कहेंगे। तो ऐसी कोई भी कॉस्ट जो पास्ट में इंकर्ड हुई है और वो आज के डेट में जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं उसको अफेक्ट नहीं करती है, उसे हम संक कॉस्ट कहते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए संक कॉस्ट या फिर डूबी हुई लागत। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है, जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वन एक्स्ट्रा यूनिट, जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस एक्स्ट्रा यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 100 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किया और उसकी लागत जो है वो 10,500 है, और हमने जो 101th यूनिट है वो प्रोड्यूस करना चाहा और उसकी कीमत जो है वो 10,600 होगी, यानी 10,600 माइनस 10,500, यानी 100 रुपये जो एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो आपकी कॉस्ट आई, इसी कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का क्या मतलब है कि जो भी टोटल आपका एडिशनल कॉस्ट होता है, टोटल एडिशनल कॉस्ट किसी भी डिसीजन की वजह से या किसी भी चेंज करने की वजह से अगर जो टोटल एडिशनल कॉस्ट होता है उसे हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। जैसे पहले हमने ये सोचा था कि हम 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, उसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें 1500 यूनिट बनाना चाहिए और इसकी कॉस्ट जो है वो 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख हो गई। तो ये जो टोटल जो 1.5 लाख रुपए है इसी को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहेंगे, क्योंकि हमने अपना डिसीजन एन वक्त पे चेंज कर दिया, हमने अपना 1,000 यूनिट से 1500 यूनिट कर दिया। तो जो टोटल जो कॉस्ट आई है इसे हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट को बताता है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो टोटल एडिशनल कॉस्ट को बताता है। आखिरी है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, जब हम किसी एग्जिस्टिंग एसेट को रिप्लेस करना चाहते हैं एट करंट प्राइस, तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमने कोई जो एसेट है वो 5 साल पहले खरीदी थी 5 लाख रुपए में, और आज हम इस मशीन को रिप्लेस करना चाहते हैं और रिप्लेस करने में हमें
8 लाख रुपए लग रहा है, तो ये जो 8 लाख रुपए है यही आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो जाएगा। फिलहाल 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आगे। फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ। जैसे सेल्स दे रखा है 11,20,000, वेरिएबल कॉस्ट है 3,20,000, फिक्स कॉस्ट है 7 लाख और आपको ऑपरेटिंग लिवरेज पूछ लिया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सेल्स दे रखा है 11,20,000 लिख देंगे, माइनस वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 3,20,000, तो 8 3 11 होता है, यानी 8 लाख हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 7 लाख, तो 1 लाख आपका आ जाएगा। इसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम EBIT भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑपरेटिंग लिवरेज, तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT या प्रॉफिट, जो चाहे आप बोल सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे है 8 लाख, EBIT है 1 लाख, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ जाएगा? 8। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हो सकता है आपको फाइनेंशियल लिवरेज भी पूछ दे, हो सकता है आपको कंबाइंड लिवरेज भी पूछ दें, तो इन दोनों का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 8। अब बढ़ते हैं आगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 इज रिलेटेड विथ, आपको इंड AS 18 पूछा है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है इंटरेस्ट, रेवेन्यू, डिविडेंड या रॉयल्टी। तो देखिए जो 18 है, विराट कोहली का नंबर आपको याद ही होगा, तो इंड AS 18 जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब बाकी का जो है वो कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है उसके अंदर ही आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है, डिविडेंड देखने को मिलता है और ये रॉयल्टी देखने को मिलता है। तो ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है उसमें ही आपको जो अलग अलग तरीके के इनकम है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, डिविडेंड है, ये सारे जो है वो रेवेन्यू के टाइप हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा कि इंड AS 18 जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है और उसके अंदर आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है, डिविडेंड देखने को मिलता है और रॉयल्टी देखने को मिलता है। इसके लिए अलग से कोई इंड AS नहीं दिया गया। तो फिलहाल 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे PV रेशियो दे रखा है 30, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है 7 लाख और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है ऑन सेल ऑफ ₹20 लाख। सेल्स दे रखा है 20 लाख का, आपको प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाई PV रेशियो। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कई बार आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो सेल्स देख लीजिए, यहाँ पे दिया है 20 लाख, 20 लाख का सेल्स है और ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है 7 लाख का और PV रेशियो दे रखा है 30%, यानी मल्टीप्लाई बाय 30/100। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13 लाख मल्टीप्लाई बाई 30/100। तो 1 0 यहाँ से काट दिए, 1 0 यहाँ से काट दिए, तो 2 2 4, 13 3 39, 3,90,000 ये आपका प्रॉफिट आ गया। समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है, ये जो आंसर आया है ना वो आसानी से नहीं आएगा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट निकालना होगा जब आपको सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट दिया है, PV रेशियो निकाल के भी आप कर सकते हैं, या PV रेशियो अगर आपको ऑलरेडी दिया है तब वहां से भी निकाल सकते हो। फिलहाल 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 2 लिस्ट दे रखा है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, और आपको लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। सबसे पहले है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट को हम नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कहते हैं, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू है टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू
टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। यानी टोटल जो आपकी कमाई है मान लेते हैं 10,000 रुपये है और आपकी जो लागत है वो भी 10,000 रुपये है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे होंगे और इसी पॉइंट को हम नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया गया था एग्जाम में वो था नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट देना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर होता। खैर ए का बी होना चाहिए, तो जिस भी ऑप्शन में ए का बी नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो ये रिलेशनशिप बताता है पीवी रेशियो का। प्रॉफिट वॉल्यूम जो है वो पीवी का पूरा नाम है और ये प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप को बताता है, इसीलिए इसको हम पीवी रेशियो को हम प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस वीसी अपॉन एसपी, ठीक है, इंटू 100 भी होता है, वो आप लिख सकते हैं, या फिर एक और फार्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए। एसपी माइनस वीसी को हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। मैं भी भूल जा रहा हूँ बार बार, बट आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू एसपी माइनस वीसी अपॉन एसपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड का डी होना चाहिए, जिस भी ऑप्शन में डी नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूडेंस। जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है उसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूडेंस। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। और ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि रिकॉर्ड फ्यूचर लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट। जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसको आप रिकॉर्ड करिए, लेकिन जो प्रॉफिट होने वाला है उसको आप रिकॉर्ड मत करिए। नेक्स्ट है करंट वर्थ ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी। ये जो है आपका ये प्रेजेंट वैल्यू है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपका फ्यूचर वैल्यू। मान लेते हैं कि आज आपके पास 100 रुपये हैं हाथ में, आप इसको 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा? 110 रुपये मिलेगा। तो ये जो 110 रुपये की आज वैल्यू है, यानी कि करेंट वर्थ, करंट वर्थ कितनी है? 100 रुपये ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी। फ्यूचर सम ऑफ मनी कितना है? 110 रुपये। यानी फ्यूचर की जो वैल्यू है उसकी आज क्या वर्थ होगी, ये आपको क्या बताता है? प्रेजेंट वैल्यू, या इसको हम शॉर्ट में पीवी कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो फिलहाल 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। द लिक्विडिटी रेशियो इज सेटिस्फैक्ट्री व्हेन इट इज। आपको बताना है कि जो लिक्विडिटी रेशियो होता है वो सेटिस्फैक्ट्री या फिर इसी को हम बोलते हैं आइडियल, आदर्श कब होगा। तो देखिए आइडियल रेशियो जो होता है वो लिक्विडिटी रेशियो का होता है 1:1, और इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लिक्विडिटी रेशियो को हम बोलते हैं क्विक रेशियो, या फिर इसी को बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, ये आपको पता होना चाहिए। और क्विक एसिड को हम क्या बोलते हैं? क्विक एसेट कैसे मिलके बना होता है? करंट एसेट, सॉरी इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला बता देता हूँ सबसे पहले आपको, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, या इसको हम बोलते हैं लिक्विड लायबिलिटी। ठीक है, अब इसमें आप देख लेना क्विक एसेट में करंट एसेट होता है, माइनस स्टॉक कर देते हैं उसको, और माइनस अदर करंट एसेट, या फिर इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आती हैं। करंट लायबिलिटीज या लिक्विड लायबिलिटीज में हम करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कैश क्रेडिट, इनको माइनस करके करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन आपसे पूछा है लिक्विडिटी रेशियो सेटिस्फैक्ट्री या आइडियल कब होता है? तो 1:1 जब होता है तभी। तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे एक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 50,000 एक साल में, सेलिंग प्राइस दे रखा है 15 रुपये, मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है 12 रुपये पर यूनिट, और आपसे पूछ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, यानी पीपी याद रखना। इस तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब भी निकालना होगा आप पीपी से याद रखना,
यानी ऊपर भी पी होगा नीचे भी पी होगा, यानी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट देखना होगा। प्रॉफिट कितना है? 50,000। पीवी रेशियो दे नहीं रखा है तो पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? SP माइनस VC अपॉन सेल्स इंटू 100, ये बता रखा है, ये 100 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है? 15, और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है तो उसे हम वेरिएबल कॉस्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। 12 रुपये अपॉन कितना होगा? सेल्स 15 रुपये है इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 3/15 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और उसके पास 20, तो आपका पीवी रेशियो कितना आ गया? 20%। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 25, 5 पचे 25, तो 2.5 लाख हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,50,000। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना आना चाहिए। ये फॉर्मूला याद कर लो या रट लो, जैसा भी आप करना चाहो। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी पीवी रेशियो दे रखा है 40%, प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000 और ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है 5 लाख। आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमको पता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, पीपी मैंने आपको वही याद कराया था। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2,40,000 लिख लेंगे। उसके बाद पीवी रेशियो दे रखा है 40%, तो 1 0 से 1 0 कट कर दिए, 4 एकम 4, 6 चौके 24, यानी कि 6 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया? 6 लाख। ये फॉर्मूला मत भूलना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6 लाख। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन डेविएशन इज इक्वल टू, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करा दिया है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मीन डेविएशन जो है वो किसके बराबर है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये कई बार आपसे पूछा जाता है। तो एक तरफ होता है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको 6, 5 और 4, क्रिकेट में होता है ना छक्का, 6 जब मारते हैं तो आपको याद रखना क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो 6 से रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि मीन डेविएशन किसके बराबर होगा। तो मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर भी हो सकता है और क्वार्टाइल डेविएशन के भी बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। तो 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। मीन डेविएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। समझ में आया? तो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मीन डेविएशन जो है वो 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन ऑफ एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इन द सैंपल इज इक्वल, इट इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब सभी आइटम की या सभी यूनिट की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉपुलेशन में इंक्लूड किए जाएंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग, या फिर इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। तो प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग में हर आइटम की होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है इक्वल होती है, यानी कि एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। हर एक आइटम की इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे के सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ही एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वही होता है जो रैंडम सैम्पलिंग होता है, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी वही होता है, एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल, यानी कि हर आइटम की जो है पॉपुलेशन में या सैंपल में सेलेक्ट होने के 100% चांसेस होते हैं, इक्वल चांस होते हैं जब तक कि वो सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बाकी क्यों नहीं होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है? ये वर्ड जो है वो स्ट्राटा से मिलके बना है,
स्ट्रेटिफाइड जो वर्ड है वो स्ट्राटा वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब है ग्रुप। ठीक है, यानी कि जो सिलेक्शन होता है वो हर एक ग्रुप के अंदर होता है और यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी होने की कोई गारंटी नहीं होती है। ओवरऑल जो है सारे यूनिट में 100% चांसेस नहीं होता है कि वो सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ग्रुप के अंदर से सेलेक्ट होता है, लेकिन इक्वल प्रोबेबिलिटी की कोई गारंटी यहाँ पे नहीं होती, तो इसलिए ये भी नहीं सही होगा। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो किसी फिक्स्ड इंटरवल के बेस पे होता है। फिक्स्ड इंटरवल के बेसिस पे होता है। जैसे क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं और हम ये कहते हैं कि एवरी फिफ्थ स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड, तो हम एवरी फिफ्थ यानी एक फिक्स्ड इंटरवल लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी की गारंटी नहीं होती। तो इसलिए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी, चूंकि ये प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग का ही एक तरीका है, लेकिन फिर भी ये जो है इसमें हर यूनिट की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए ये भी आंसर सही नहीं होगा। तो 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि एग्जाम से पहले 2-4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूँ ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हो और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था टीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपके एग्जाम में। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।